नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं नवाचार प्रकार और उद्यमिता में इनका महत्व, इनोवेशन टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये MPPSC मेंस एग्जाम पेपर 4 पार्ट बी से रिलेटेड टॉपिक है। इसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हम एक एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसका नाम है द सोशियोलॉजी हब। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मैं अब आपको ऑनलाइन और लाइव क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। तो इस टॉपिक को हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। आखिर को नवाचार या नव प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी कार्य को करने का अप्रचलित विचार या नया तरीका और उस विचार और तरीके का व्यवहारिक कार्यान्वयन, जिससे कि करने वाले को, समाज को, व्यक्ति को लाभ होता है, उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। अर्थात इनोवेशन एक ऐसा विचार होता है, एक ऐसा कार्य का तरीका होता है जो कि एकदम से नया होता है, इसके पहले से प्रचलित नहीं होता है, और उस तरीके को अगर हम कार्यान्वित या इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसे हम इनोवेशन नहीं कहेंगे। तो तरीका नया हो, कार्य पद्धति नहीं हो, और उस नए तरीके, नए विचार, नई कार्य पद्धति को जब हम व्यावहारिक रूप से लागू करते हैं तभी उसे हम इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमेशा कुछ नया, उपयोगी या मूल्यवान सृजित करना, बनाना। यह मूल्यवान नई चीज आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकती है, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र जैसे कि विचारों की जागरूकता के क्षेत्र में हो सकती है। नवाचार कितने प्रकार के होते हैं? जितने प्रकार के नवाचार हैं उतने प्रकार की उनकी उपयोगिता है। किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सारे पक्ष होते हैं और हर एक एस्पेक्ट या पक्ष से जुड़ा हुआ एक नवाचार हो सकता है, और इसलिए नवाचार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहां पर मैं आपके लिए व्यवसाय के 12 पक्षों से संबंधित 12 प्रकार के नवाचार लेकर के आया हूं। सबसे पहला नवाचार होता है उत्पाद नवाचार, प्रोडक्ट इनोवेशन। ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उत्पादों को बनाना, पहले से उपस्थित उत्पादों में सुधार कर देना, ये 2 कार्य जो होते हैं वो उत्पाद नवाचार कहे जाते हैं। इस कार्य को कहां कहां किया जाता है? डिजाइन में, या उसकी उपयोगिता को बढ़ाने में, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो मोबाइल हैंडसेट्स हुआ करते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो ये नवाचार होते हैं। दूसरा होता है प्रोसेस इनोवेशन या प्रक्रिया नवाचार। क्या करते हैं? किसी भी उत्पाद से, कार्य से संबंधित जो आंतरिक प्रणालियां होती हैं, उन प्रणालियों को, कार्य प्रवाहों या कार्य पद्धतियों को, प्रौद्योगिकियों अर्थात तकनीकियों को सुव्यवस्थित करके उस उत्पाद की क्षमता अर्थात उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना और उसकी लागत को कम कर देना, यह प्रक्रिया नवाचार होता है। अगर लागत कम हो जाती है, दक्षता अर्थात एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो उत्पाद की मांग बढ़ जाती है और इससे उत्पादक को लाभ होता है और ग्राहक भी लाभ में रहते हैं। तीसरा होता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन या व्यापार मॉडल नवाचार। क्या होता है इसमें? मूल्य सृजन और प्राप्ति के तरीके को नए तरीके से परिभाषित कर देता है। मूल्य सृजन का सीधा सा मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज, कोई भी उत्पाद जो कि
बाजार में है उसका वैल्यू बढ़ जाए, उसका मूल्य बढ़ जाए, अर्थात उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। नए तरीके से इन चीजों प्राप्ति के तरीके को परिभाषित कर देता है। नए राजस्व मॉडल से लेकर के अनूठी साझेदारियां तक इसमें शामिल होती है। नए राजस्व मॉडल, नया राजस्व मॉडल का मतलब हो जाता है कि किस नए तरीके से उसको बेच करके लाभ अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नो कॉस्ट ईएमआई को लेकर के आया जा सकता है, या पुराना दे करके जाओ नया ले जाओ। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती जिनको हम नया राजस्व मॉडल कहते हैं। अनूठी साझेदारियां, यानी कि किसी दूसरी कंपनी के साथ, दूसरी चीज के साथ एक टाई अप किया जा सकता है। संगठनों को पारंपरिक बाजारों में बदलाव लाने और ग्राहक जुड़ाव को पुनर्परिभाषित करने में मदद करता है। पारंपरिक जो बाजार हुआ करते, जहां पर उत्पाद चाहे वो वस्तु के रूप में हो या सेवा के रूप में उनको जो बेचा जाता है, उसमें ये परिवर्तन कर देता है, नए तरीके से ग्राहकों को अपने साथ जोड़ता है और कंपनी को लाभ दिलाता है। चौथा, सेवा नवाचार या सर्विस इनोवेशन। सेवा नवाचार, नए सेवा वितरण विधियां इसमें शामिल हुआ करती हैं, यानी कि सेवाओं को ग्राहकों तक वितरित करने की नई पद्धतियों को इसमें विकसित किया जाता है। व्यक्तिकरण विकल्पों और डिजिटल सुविधा प्रदान की जाती है, यानी कि किसी भी सेवा को बेचने के लिए व्यक्तिकरण विकल्प, यानी कि व्यक्ति को बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से भी हमारी सेवा को प्राप्त कर सकते हो, दूसरे तरीके से प्राप्त कर सकते हो, कई तरीके दिए जाते हैं। डिजिटल माध्यम से आप सुविधा को प्राप्त कर सकते हो और इस तरीके से ग्राहक के अनुभव को बेहतर बना देते हैं। डिजिटल तरीके से आप सेवा के बारे में फीडबैक दे सकते हो कंपनी को, ये सब चीजें हो जाती हैं। यह ग्राहकों की वफादारी को मजबूत करता है, यानी कि जो ग्राहक हुआ करते हैं वो उस कंपनी, उस ब्रांड के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, उसको छोड़ते नहीं हैं। इसी को कहा जाता है वफादारी को मजबूत करता है। सेवा प्रधान उद्योगों में ब्रांडों को यह विशिष्ट स्थान दिला दिया करता है। सेवा प्रदान, जैसे कि आपको बहुत सारी सर्विसेज, चाहे वो इंटरनेट की सर्विस हो या दूसरी सर्विसेज हो, इन चीजों के लिए ये उपयोगी हुआ करता है। पांचवा होता है क्रमिक नवाचार, इंसरमेंटल इनोवेशन। क्या होता है क्रमिक? मतलब धीरे धीरे की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया, मौजूदा यानी कि उपस्थित उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किया जाता है। जो उत्पाद अभी बाजार में है किसी कंपनी के, जो सेवाएं कंपनी ग्राहकों को उपलब्ध करा रही है, जिस तरीके से कंपनी सुविधाओं को और उत्पादों को उपलब्ध कराती है, उसमें सुधार किया जाता है। यानी कि तेजी के साथ सुविधाएं और वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं और उनके संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के तरीके अच्छे हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? छोटे स्थिर सुधार प्रतिस्पर्धात्मक और दीर्घकालिक विकास को बनाए रखते हैं। यानी कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है, जो कि हमेशा छोटे छोटे सुधार के रूप में नवाचार होते रहते हैं और इससे जो उत्पाद होता है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या सेवा के रूप में हो, वो अधिक प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव हो जाता है, अपने प्रतिस्पर्धियों से इस कंपनी को आगे बनाए रखता है और इस तरीके से कंपनी दीर्घकाल तक, लंबे समय तक लाभ में बनी रहती है। छठवां होता है विघटनकारी नवाचार, इंग्लिश में कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। एक ऐसा अभूतपूर्व, जिसको हम कहते हैं यूनिक आइडिया प्रस्तुत कर देता है, जिससे कोई भी उद्योग एकदम से एक नए रूप में उपस्थित हो जाता है। वो नया रूप बहुत ही आकर्षित करता है ग्राहकों को। छोटे स्तर से आरंभ करके और अधूरी जरूरतों को पूरा करके ये बाजारों को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया करता है और अक्सर जो स्थापित खिलाड़ी होते हैं उनको विस्थापित कर देता है। यानी कि बाजार में किसी वस्तु या सेवा को प्रदान करने वाला कोई बहुत ही सुस्थापित, इंग्लिश में कहें तो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, बाजार के अधिकांश भाग पर उसका कब्जा होता है, मगर कुछ लोग नए तरीके से आकर के
बाजार के तमाम स्थापित खिलाड़ियों को हटा करके अपना स्थान जमा लेते हैं, बाजार के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विघटनकारी नवाचार कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ करते हैं उसमें कुछ लोगों ने आकर के बहुत तेजी के साथ मार्केट पर कब्जा कर लिया, तो विघटनकारी नवाचार हो जाते हैं। खुला नवाचार, ओपन इनोवेशन, बाहरी साझेदारों, ग्राहकों और संस्थानों के साथ सहयोग को यह बढ़ावा देता है। बाहरी साझेदार यानी कि इनोवेशन करने के लिए वो कंपनी या एंटरप्राइज अपने दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी करती है, मिलकर के नवाचार करते हैं ताकि हम हमारे व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं। और इस तरीके से मिलकर के समस्याओं का समाधान करना, ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना, और इस तरीके से वो अपने कंपनी के उत्पाद को, कंपनी के विकास को गतिशील कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कंबाइंड क्रिएटिविटी, साझी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। कई लोग मिलकर के, कई कंपनियां मिलकर के एक नया कोई भी चीज प्रस्तुत कर देते हैं, वो खुला नवाचार हो जाता है। सतत नवाचार, सस्टेनेबल इनोवेशन, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने वाले पर्यावरण अनुकूल उत्पाद। मुख्य चीज क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रस्तुत किया जाता है। इको फ्रेंडली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं। इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं और वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। नए तरीके से वस्तुओं को डिजाइन किया जाता है ताकि वो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाएं, और इस तरीके से उनकी मांग में वृद्धि की जाती है। यह दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के लिए नवाचार प्रक्रिया में स्थिरता को एकीकृत कर देता है, यानी कि लंबे समय तक ऐसे ब्रांड की वैल्यू बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, उनकी मांग बनी रहती है जो पर्यावरण के अनुकूल हुआ करते हैं। तो यह भी एक नवाचार होता है। नौवां नवाचार होता है सामाजिक नवाचार, सोशल इनोवेशन। ये सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित नवाचार हुआ करते हैं। सामाजिक मुद्दे, जैसे किसी सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता लाना, शिक्षा को लेकर के जागरूकता लाना, जाति भेद को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना, अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए जागरूक करना। पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे कि हम कहें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, इन समस्याओं के लिए वो रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करते हैं और इसके माध्यम से आम जन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। समावेशिता, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक कल्याण में योगदान करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आया जा सकता है, ऐसे उत्पाद लेकर के आया जा सकता है जिनके उत्पादन से पर्यावरण को क्षति नहीं हुआ करती है। ये हो जाते हैं सामाजिक नवाचार। 10वां है डिजिटल नवाचार। सिंपल सी बात है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके संचालन को बेहतर बनाने के लिए ये नवाचार हुआ करते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग आसानी के साथ डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें वृद्ध भी हो सकते हैं, कम शिक्षित भी हो सकते हैं, ग्रामीण भी इसका उपयोग करें। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी मांग बढ़ जाती है। अगर डिजिटल डिवाइस का संचालन, उसका ऑपरेशन जितना आसान होता है, उसकी डिमांड उतनी बढ़ती चली जाती है। तो डिजिटल परिवर्तन करने के लिए होते हैं, इसमें एआई जैसी चीजों को शामिल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से डिजिटल डिवाइस बहुत सारे कामों को और अधिक प्रभावशीलता के साथ संपन्न करने लगते हैं। यह भी एक नवाचार होता है। 11वां हो जाता है तकनीकी नवाचार। मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और नवीनीकरण ऊर्जा और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देता है। बायोटेक्नोलॉजी जो कि भविष्य की टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी को, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी हुआ करती है, जिसको हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, विंड एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, इन सब क्षेत्रों में नए नए नवाचारों के द्वारा कंपनी के उत्पादों को, सेवाओं को
अधिक आकर्षक बनाकर के प्रस्तुत किया जाता है। नई क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और वैश्विक चुनौतियों का समाधान हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। कंप्यूटिंग नवाचार, उन्नत एल्गोरिदम से लेकर के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ये सब चीजें सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रगति के लिए ये नवाचार किए जाते हैं। ये सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं और इसलिए इन्हें कंप्यूटिंग नवाचार कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर के ऑटोमेशन या स्वचालन यानी कि ऑटोमेटिक जो चीजें चलाई जाती हैं उनसे रिलेटेड होती है। डेटा को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए और डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। ये कुल मिलाकर के 12 प्रकार के नवाचार हुआ करते हैं और ये नवाचार किसी भी एक कंपनी के अलग अलग एस्पेक्ट्स या उसके पक्षों से जुड़े होते हैं और हर एक एस्पेक्ट का अपना क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप में इसकी एक उपयोगिता हुआ करती है। ये सारे के सारे नवाचारों को 2 भागों में या 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है सतत और दूसरा हो जाता है असतत। सतत जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस इनोवेशन, क्रमिक सुधार है, जो कि मैंने अभी आपको क्रमिक नवाचार बताए थे। धीरे धीरे जो होते हैं मौजूदा उत्पादों में वो हो जाते हैं और इससे उत्पाद हमेशा प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण इसका हुआ करता है कि जो मोबाइल सेट्स हुआ करते हैं उनमें कंटिन्यू धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुधार होते रहते हैं। ये सतत नवाचार होते हैं। असतत नवाचार ये मौलिक रूप से परिवर्तन कर देते हैं किसी चीज में, जिससे नए बाजार, नई प्रौद्योगिकी या नए व्यावसायिक मॉडल बनाए जाते हैं। इन नवाचारों से व्यापार का कोई नया क्षेत्र ही खुल जाता है, नए बाजार में लोग प्रवेश कर जाया करते हैं, ये सब चीजें हुआ करती हैं। तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। आखिर को इन तमाम प्रकार के नवाचारों का उद्यमिता या में महत्व क्या हुआ करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या इंपॉर्टेंस है इनका। सबसे पहला अगर हम देखें तो जटिल और गंभीर समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसके द्वारा? नवाचार। कोई अगर सामान्य सी समस्या होती है, प्रचलित समस्या होती, तो उसका प्रचलित पद्धतियों से समाधान हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी समस्या जो कि पहली बार उपस्थित हुई है, उस समस्या का समाधान एक नवाचार से ही संभव हुआ करता है। उदाहरण के लिए हमने देखा था कुछ समय पहले उत्तराखंड में एक सिंक्यारा सुरंग हुआ करती थी, जहां पर मजदूर फंस गए थे। उन मजदूरों को निकालने के लिए एक रेट माइनर्स पद्धति का प्रयोग किया गया था। वो भी एक नवाचार था और फंसे हुए मजदूरों को निकाल लिया गया था। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वहां पर फेल हो गई थी, लेकिन रेट माइनर्स ने उस काम को कर दिया था। दूसरा लाभ होता है कि यह कार्य में नवीनता का संचार करता है और नीरसता को नहीं आने देता है, जिसको मोनोटोनी कहते हैं। लगातार एक ही तरीके से काम करते करते हम बोर हो जाते हैं। तो नवाचार कार्य में नवीनता ला देता है। नवीनता हमें आकर्षित करती है नई चीज को सीखने के लिए, नए तरीके से काम करने के लिए। ग्राहकों की समस्याओं का समाधान नवाचारों से हो जाता है और ग्राहक जब संतुष्ट होते हैं समस्या के समाधान से, तो वो उस उत्पाद से जुड़े रहते हैं। नई तकनीक का विकास हो जाता है तकनीकी नवाचारों से, और जिससे अनेक लाभ होते हैं। जैसे लागत में कमी आ जाती है टेक्नोलॉजी से, कार्य शीघ्रता से होने लगते हैं, श्रम की बचत हो जाती है और इस तरीके से कंपनी को लाभ होता है, चीज सस्ती हो जाती है और ग्राहक को फायदा होता है, उत्पाद की मांग बढ़ जाती है। 5वां हो जाता है उत्पाद की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है और उसे कम मूल्य पर जब बाजार में बेचा जाता है नवाचार के द्वारा, तो फिर वो अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर, अर्थात दूसरे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम मूल्य पर बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। इससे उसकी मांग बढ़ती है, कंपनी फायदे में हो जाती है, कंपनी का लाभ का प्रतिशत बढ़ जाया करता है। गंभीर संकट में फंसे हुए उद्यम को संकट से निकालने में ये सहायक हो जाते हैं, क्योंकि नवाचार चुनौती को एक अवसर में बदल दिया करता है।
बहुत सारे उद्योगपतियों ने नवाचार के द्वारा लगभग खत्म होते हुए उद्योगों को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। आपको पता होगा कि टाटा कंपनी ने लैंड रोवर जैसी बैठी हुई कंपनियों को, ब्रांड्स को खरीदा और अपने नवाचारों से उन्हें दोबारा से क्या किया, एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। वो चुनौती थी, उसे एक अवसर में परिवर्तित कर दिया था। सातवां हो जाता है कि उत्पाद की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाता है। इसके लिए विज्ञापन संबंधी नवाचार बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। विज्ञापन, नए तरीके से विज्ञापन करके रीब्रांडिंग कर दी जाती है। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण हुआ करता है, जब हीरो और होंडा अलग हुए तो हीरो की रीब्रांडिंग की गई, उसको स्वदेशी के साथ जोड़ दिया गया। कहा गया है कि जादू है हम में, यानी कि होंडा में जो कि जापानी कंपनी थी उसमें जादू नहीं है, इंडियंस लोगों में जादू है। और इस तरीके से स्वदेशी और नई टेक्नोलॉजी के साथ उसकी रीब्रांडिंग की गई और हीरो ने टू व्हीलर्स के मार्केट पर क्या किया, बहुत बड़े क्षेत्र पर, भाग पर कब्जा कर लिया। आठवां होता, उत्पाद को आसानी से दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंचाया जा सकता है। एक नवाचार किया गया ड्रोन का, और ड्रोन के द्वारा उन क्षेत्रों में भी उत्पाद पहुंचा दिए जाते हैं जहां पर कि आसानी से पहुंचाना संभव नहीं होता था। प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुंचा दिए जाते, बाढ़ आई हुई है, सड़क और रेलवे रूट बंद है, तो ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में हथियार भेज देता है, ड्रग्स भेज दिया करता है। संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होता है इस इनोवेशन से। निरंतर प्रगति के द्वारा उद्यम को स्थायित्व प्रदान करने में नवाचार सहायक हुआ करते हैं। तो कुल मिलाकर के नवाचार है क्या? एक ऐसी चीज हुआ करता है नवाचार जो कि अप्रचलित होता है, बिल्कुल नया होता है, एक विचार, कार्य की पद्धति होती है। जब उसे हम लागू कर देते हैं तभी उसे नवाचार कहा जाता है। इसका उद्देश्य नए मूल्य की स्थापना करना और लाभ अर्जित करना होता है। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित नवाचार किए जा सकते हैं और किए जाते हैं, और हर क्षेत्र में इनकी उपयोगिता हुआ करती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उद्यम को सफलता और स्थायित्व प्रदान करने में नवाचार अत्यधिक उपयोगी होते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास है। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा जो ऐप या एप्लीकेशन है द सोशियोलॉजी हब, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव का लाभ उठाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।